जय हिंद साथियों। इस वीडियो में एक बार फिर से मैं एक नई वैकेंसी के बारे में लेकर के आया हूं, जिसका हाल ही में नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये वैकेंसी संविदा पर आधारित वैकेंसी है। 1 साल के लिए इसका कॉन्ट्रैक्ट टाइम होता है, लेकिन वैसे डिपार्टमेंट देखा जाए तो इसे टाइमिंग को घटा या बढ़ा सकते हैं। क्या ये वैकेंसी है, क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है, क्या इसका पेपर पैटर्न होने वाला है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। ये जो वैकेंसी है इसका नाम है संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं संविदा लेखा सहायक सीधी भर्ती। 2 भर्तियां हैं, दोनों ही संविदा पर आधारित है। एक कनिष्ठ तकनीकी सहायक और दूसरी लेखा सहायक, दोनों ही संविदा पर है, ये ध्यान में रखना है। लेकिन ये वैकेंसी एग्जाम के थ्रू ली जा रही है, ये ध्यान में रखना। एग्जाम होगा इस वैकेंसी में। ये जो वैकेंसी है किसके लिए ली जा रही है, तो ये वैकेंसी महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण विकास विभाग के लिए ये वैकेंसी ली जा रही है। और राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत ये वैकेंसी ली जा रही है। किस किस की वैकेंसी है? कनिष्ठ तकनीकी सहायक और लेखा सहायक। कितनी कितनी वैकेंसी है वो भी देख लेते हैं। संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक की जो वैकेंसी है टोटल 2200 वैकेंसी है, जिसमें से 2021 वैकेंसी नॉन टीएसपी की है और टीएसपी की 179 वैकेंसी है। दूसरी जो वैकेंसी है संविदा लेखा सहायक की, ये टोटल 400 वैकेंसी है और जिसमें से 316 वैकेंसी गैर अनुसूचित क्षेत्र की हैं और अनुसूचित क्षेत्र की 84 वैकेंसी है। इस प्रकार से यदि हम इनका टोटल करें तो हमारे पास टोटल 2600 वैकेंसी देखने को मिलती है, जिसमें से 2337 वैकेंसी नॉन टीएसपी के लिए और 263 वैकेंसी टीएसपी क्षेत्र के लिए है। किस डिपार्टमेंट में है, तो विभाग का नाम है महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण विकास विभाग। इस डिपार्टमेंट में ये भर्ती होने वाली है। RSMBC यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस एग्जाम को करवाने वाला है। 2 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। जैसे एक तो है संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक, इसके पदों पर भर्ती होगी जो कि टोटल 2200 है, और दूसरी लेखा सहायक पदों पर भर्ती होगी जो कि 400 वैकेंसी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लिए एबिलिटी क्या होगी। जैसे यदि ये फॉर्म हमको भरना है तो दोनों के लिए हमको अलग अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग है, तो अलग अलग से आवेदन करना पड़ेगा। चूंकि ये भर्ती है जो संविदा पर आधारित है, तो 1 वर्ष के लिए ये भर्ती है, लेकिन आगे डिपार्टमेंट इसको बढ़ा सकता है। इसकी कोई कंफर्म नहीं है, बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, दोनों ही काम हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि 1 साल के लिए ही हो, 1 साल से ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकती है। ये डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में साफ साफ लिखा है कि सक्षम प्राधिकारी के पास में पदों को बढ़ाना, घटाना और निरस्त करना, इसका समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास होता है, उसमें ये संशोधन कर सकता है। और सक्षम अधिकारी बिना कारण बताए पूर्व सूचना के इसको निरस्त भी कर सकता है, क्योंकि ये पूर्णतः संविदा पर आधारित भर्ती है। व्यक्ति या अभ्यर्थी जो इसमें फॉर्म अप्लाई करने वाला है उसको एक तो आयोग घोषित नहीं किया हुआ होना चाहिए, यानी कि जब भी वो फॉर्म भरता है तो उसके लिए एलिजिबल होना चाहिए। वो किसी भी परीक्षा में या किसी भी जो सरकारी जॉब यदि उसने की है तो उसमें वो अयोग्य नहीं होना चाहिए, ऐसी इसकी क्राइटेरिया रहेगा। ये तो नॉर्मली क्राइटेरिया। और अनैतिक मामले में वो दोष
दोषी नहीं होना चाहिए, कभी उसने कोई गलत काम नहीं किया होना चाहिए, जो कि हर वैकेंसी में देखने को मिलता है। तो ये थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी है जो आपको ध्यान में रखनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन किसके द्वारा? आरएसएमबीसी की वेबसाइट के द्वारा RSSB SSO ID के माध्यम से ये फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम फीस की बात करें तो जिन्होंने OTR रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनको कोई चार्ज नहीं देना है। SSO ID के माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कर रखा है उनको तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो OTR रजिस्ट्रेशन करवा ले, उसके बाद ही ये फॉर्म भरा जा सकेगा। ठीक है, ये नॉर्मल सी जानकारी है जो एग्जाम भरते समय आपको ध्यान में होनी चाहिए। OTR के लिए आपको पहले से ही पता है कि किस हिसाब से OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। चलते हैं आगे और देखिए, ये तो सारी नॉर्मल जानकारी है। ठीक है, जो भी फॉर्म, अब देखिए यहाँ पे पंजीयन शुल्क के बारे में है। तो पंजीयन शुल्क यहाँ जो सामान्य वर्ग है, जनरल कास्ट है, या क्रीमी लेयर का अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग है, क्रीमी लेयर वाला या सामान्य वर्ग है, उसके लिए तो 600 रुपये फीस है। जबकि OBC और MBC के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर है उसके लिए 400 रुपये है, और दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये है। ये तो किसके लिए है? जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाते हो। जिन्होंने करवा रखा है तो उसको कोई फीस नहीं देनी है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे। और क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है? ये पद है, पद मैंने आपको बता दिया, ये पद आप देख लेना है इसमें। ठीक है, पद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं। ये पदों की संख्या है जो कि TSP और नॉन TSP क्षेत्रों में देखने को मिलती है। पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है, यह भी डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करता है। रिजर्वेशन दिया जाएगा कैटेगरी वाइज, ST SC OBC MBC इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। महिला को भी इसमें रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ठीक है, तो सबका इसमें सीटें फिक्स है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों को भी यहां पे रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ठीक है, ये तो जनरली बात है। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए और क्या क्या जानकारी है। उत्कृष्ट खिलाड़ी को 2% का आरक्षण है। उत्कृष्ट खिलाड़ी होने कौन से चाहिए? जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल, राष्ट्रीय लेवल पर खेले जा चुके हैं, उनको ही इसमें शामिल किया जाएगा। ऐसे नहीं कि जो गांवों में खेल रहे हैं उनको शामिल किया जाए, तो उत्कृष्ट खिलाड़ी को ही शामिल किया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए भी यहाँ पे आरक्षण दिया गया है। और चलते हैं आगे। जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो ये है कि पेमेंट कितना रहेगा, वेतन कितना रहेगा। तो चूंकि ये संविदा पर आधारित वैकेंसी है, तो यहां पर जो इनको वेतन दिया जाएगा वो है 16,900। 16,900 इनका पेमेंट रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी फॉर्म भर रहे हैं तो पेमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेमेंट इतना खास तो है नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि 16,900 रुपये पेमेंट दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसकी पात्रता या एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। जो संविदा पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक है उसके लिए सिविल इंजीनियरिंग में या तो बीटेक होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक उसने कर रखी हो, किसमें? सिविल इंजीनियरिंग में। या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी हो तो भी वो इसके लिए एलिजिबल है। या तो सिविल इंजीनियरिंग में हो बीटेक या डिप्लोमा, या फिर एग्रीकल्चर में डिग्री हो। ये ध्यान में रखना, एग्रीकल्चर में तो सिर्फ और सिर्फ डिग्री लगेगी, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग के लिए डिग्री और डिप्लोमा दोनों अलाउ है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये तो किसके लिए? संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक पद के लिए। दूसरी जो वैकेंसी है वो है संविदा लेखा सहायक पद के लिए। तो उसके लिए क्या जरूरी है? दो बातें उसके लिए जरूरी है। एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, दूसरा उसके पास में ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कंप्यूटर के सर्टिफिकेट में उसका RICRT चल जाएगा। RICRT हो किसी के पास में तो वो यहां पे चल जाएगा
और RACET के साथ साथ उसको ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। वो एबिलिटी किसके लिए है? संविदा लेखा सहायक पदों के लिए। तो दोनों ही आपको पता होने चाहिए। और ये जो शैक्षिक योग्यता है, ये आवेदन की अंतिम स्थिति से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अपियरिंग है और फॉर्म भर दे, तो अपियरिंग वाला इसमें नहीं चलेगा, उसको कंप्लीट होनी चाहिए। ये ध्यान में रखना। यदि अंतिम तिथि के बाद में यदि किसी की एजुकेशन पूरी होती है तो वो इसमें अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना। साफ साफ नोटिस दे रखा है इसमें कि आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी और ऐसे अभ्यर्थी हैं वो क्या होंगे? अपात्र होंगे। तो ये भी ध्यान में रखना, यहां अपियरिंग नहीं चलेगी, कंप्लीट होना चाहिए, एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। और क्या बातें? ये राष्ट्रीयता इंडियन होना चाहिए, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब ये देखिए आयु, एज कितनी होनी चाहिए? तो एज कम से कम तो यहां 21 वर्ष, दूसरा मैक्सिमम 40 वर्ष। 21 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कब तक गणना की जाएगी? 1/1/2026 यहां से इसकी गणना की जाएगी। वैसे तो बहुत ज्यादा हो गया, 26 आयु की गणना 26 तक की जाएगी। तो हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि अभी तो 26 आया नहीं, अभी तो 25 आएगा, तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि 1/1/26 तो अगले से अगले साल चली जाएगी। तो यहां पर 21 से 40 वर्ष की बीच की आयु के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आयु में जो छूट दी जाएगी वो कितनी छूट दी जाएगी वो भी आपको देख लेते हैं। सामान्य वर्ग की महिला है, इसके लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ST SC अनपिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC MBC और EWS, इसके लिए भी 5 साल की छूट दी जाएगी। महिलाओं के लिए जो कि ST SC OBC और MBC से रिलेटेड है, EWS से रिलेटेड है, उनको 10 साल की छूट दी जाएगी। और जो भूतपूर्व सैनिक है उनको भी यहां 10 साल की छूट दी जा रही है। यानी कि सामान्य वर्ग की महिला और ST SC के जो पुरुष हैं उनके लिए तो 5 वर्ष छूट है, लेकिन ST SC की महिला है उनके लिए 10 साल की छूट है, और 10 साल की छूट ही भूतपूर्व सैनिकों को देखने को मिलती है। ये आयु में छूट है। और चलते हैं, देखिए ये बाकी जानकारी आप देख लेना, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। परीक्षा का आयोजन की बात करें तो परीक्षा कब इसमें ली जाएगी? तो कनिष्ठ तकनीकी सहायक की जो परीक्षा है ये 18/5 को ली जाएगी। 18/5/2025 को, अगले साल, यानी कि 18 मई को ये एग्जाम ली जाएगी। और जो दूसरी है लेखा सहायक की परीक्षा, ये 16 जून को ली जाएगी। तो दोनों की एग्जाम डेट आ चुकी है। कैसे ली जाएगी ये डिपेंड करता है आगे कि ये ऑनलाइन भी ली जा सकती है और ऑफलाइन भी ली जा सकती है। दोनों में से कैसे भी ये ली जा सकती है। वैसे तो RSMBC अभी ऑफलाइन ही एग्जाम आयोजित करवा रहा है, तो ज़्यादा चांस इसके ऑफलाइन होने के हैं। प्रवेश पत्र की जानकारी आपको वेबसाइट से ही मिल जाएगी। जब एग्जाम होंगे तो उसके 10-15 दिन पहले ही एडमिट कार्ड वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे। ये नॉर्मल जानकारी है जो आपको ध्यान में रखनी है। आवेदन के लिए मैंने बता दिया, SSO ID से आवेदन किए जाएंगे। लास्ट में चलते हैं, इसके एग्जाम क्या होना है। फोटो और साइन अपलोड करने का ये तरीका आपको देख लेना है, फोटो और साइन कैसे होने चाहिए। ठीक है, चलते हैं लास्ट में हम एग्जाम की तरफ कि एग्जाम किस हिसाब से लिया जाएगा, क्या उसमें होने वाला है। ये देखिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम। तो चूंकि 2 वैकेंसी हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक, जिसमें कि सिविल के डिप्लोमा और डिग्रीधारी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर के डिग्री
धारी फॉर्म भर सकते हैं, यानी टेक्निकल सहायक हैं ये, कनिष्ठ टेक्निकल असिस्टेंट है। इसमें जो एग्जाम होगा वो टोटल 400 नंबर का होगा, 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, 400 नंबर का पेपर है, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का होने वाला है। सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा? एक तो सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, राजस्थान के संदर्भ में ये जनरल नॉलेज पूछी जाएगी। 24 अंकों का होने वाला है, यानी कि 12 प्रश्न होने वाले हैं, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का होने वाला है, तो 24 अंक दिए हैं, तो इसका मतलब 12 प्रश्न आने वाले हैं। राजस्थान जीके से रिलेटेड प्रश्न ये पूछे जाएंगे। दूसरा है दैनिक विज्ञान, यानी कि जो साइंस है, जनरल साइंस है, डेली साइंस है, उसके भी 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी 24 अंक इसके आएंगे। मैथ के सवाल पूछे जाएंगे, ये 26 यानी कि 13 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं। 26 प्रश्न और 26 मार्क हो जाएंगे, एक प्रश्न 2 अंक का है। इसके अलावा कंप्यूटर सब्जेक्ट भी इसमें आने वाली है, इसके भी 13 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा चूंकि ये वैकेंसी सिविल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस में आना जरूरी है। तो कौन कौन सा सिलेबस आएगा सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड? बिल्डिंग टेक्नोलॉजी आने वाली है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी आने वाली है, और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आने वाला है। 30 क्वेश्चन इसके देखने को, 30 नंबर का है, यानी कि 15 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। सर्वे, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और फील्ड इंजीनियरिंग, इसके भी 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि अब जो क्वेश्चन आएंगे इसके 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इरिगेशन और वाटर रिसोर्स 30 नंबर आने वाले हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन इसके भी देखने को मिलेंगे। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसके भी 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सॉइल के भी 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आरसीसी और स्टील, इसके भी 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कैड के भी 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और सॉइल और वाटर कंजर्वेशन के भी 15 क्वेश्चन यहां देखने को मिलेंगे, यानी कि जो टेक्निकल पोर्शन है उसके 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये तो था सिविल इंजीनियरिंग का, क्योंकि इसी वैकेंसी में सिविल और एग्रीकल्चर दोनों ही एलिजिबल है, तो सिलेबस भी दोनों ही पार्ट से लिए जाएंगे। तो सिविल इंजीनियरिंग भी इसमें आने वाली है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। लेकिन एग्रीकल्चर के क्वेश्चनों का वेटेज थोड़ा कम होने वाला है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? फार्म पावर और मशीनरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि टोटल 10 नंबर के होने वाले हैं। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग से रिलेटेड भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड भी 5 क्वेश्चन यहां देखने को मिलेंगे। ठीक है, दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी है, सिविल इंजीनियरिंग और दूसरा आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो इस सिलेबस में मैंने सारी बातें बता दी। नॉन टेक्निकल पोर्शन है, सिविल इंजीनियरिंग का पोर्शन है, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पोर्शन है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का वेटेज थोड़ा कम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी बातें। टोटल जो पेपर है आपको 400 नंबर का होने वाला है, 200 क्वेश्चन आने वाले, और 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। 3 घंटे में ये पेपर को आपको सॉल्व करना है, ये आपको बता दी। न्यूनतम जो पासिंग मार्क है ये 40% है, ये भी ध्यान में रखना है। आप 40% इसमें ले आओगे तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन बाद में मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि भाई 40% है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, लेकिन जो ST SC है उनके लिए 35% दिया गया है। जनरल कास्ट के लिए तो 40%, लेकिन ST SC के लिए यहां 35% है। और 35% से कम जो भी अभ्यर्थी हैं तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। नेगेटिव यहां देखने को मिलेगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा अब जो ए भाग था, इसमें ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी कि राजस्थान जो जीके है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट टॉपिक आने वाले हैं।
तो राजस्थान की जनरल साइंस आएगी, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और परंपरा और विरासत, जो कि हर एग्जाम में देखने को मिलता है, वो सारी बातें यहाँ आएंगी। राजस्थान का भूगोल आने वाला है। इसके अलावा राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलेगी। राजस्थान की इकोनॉमिक से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और नरेगा से संबंधित भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जनरल साइंस की मैंने बात कर दी, जनरल साइंस में इसमें आने वाली है, मैथ भी आने वाली है। ये सारे आपको देख लेना एक बार टॉपिक इसके अंतर्गत कौन कौन से होने वाले हैं। सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक भी यहाँ पे दिए गए हैं, और इसके अलावा आपको जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है इसके टॉपिक भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारा डिटेल सिलेबस है, ये आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं संविदा लेखा सहायक, इसके लिए क्या स्कीम होने वाली है। तो इसके लिए भी वही सेम प्रोसीजर, 400 क्वेश्चन होंगे, 400 नंबर का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 3 घंटे का ये पेपर है। क्या क्या होने वाला है, हिंदी के 24 अंक यानी कि 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अंग्रेजी के भी 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में इसमें 13 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, दैनिक विज्ञान यानी कि डेली जो साइंस है उसमें भी 13 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और गणित के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 30 नंबर यहां देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर के भी 30 अंकों का है, यानी कि 15 क्वेश्चन यहां देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कॉमर्स से रिलेटेड, यानी कि जब आपने ईओआरओ का पेपर दिया होगा तो सेम टू सेम सिलेबस यहां देखने को मिलेगा, यानी कि हमें कॉमर्स से रिलेटेड सारा सिलेबस, जिसके अंतर्गत आपका बुक कीपिंग आता है, बिजनेस पद्धति आती है, आपकी लेखा परीक्षा है, भारतीय अर्थशास्त्र है। इसके अलावा राजस्थान सिविल सर्विस ज्वाइनिंग के टाइम के जो रूल्स हैं वो सारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। राजस्थान सेवा नियम, ये सारी चीज आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। आरटीपीपी एक्ट 2012 और आरटीपी एक्ट 2013, इससे संबंधित भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि कॉमर्शियल वाला सिलेबस भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि ये वैकेंसी लेखा सहायक की है तो कॉमर्स से रिलेटेड है, तो कॉमर्स का सिलेबस यहाँ देखने को मिलेगा। टोटल 200 प्रश्न होने वाले हैं, और इसमें भी वो सेम टू सेम है, 40% मिनिमम पासिंग मार्क होने चाहिए। एसटी एससी के लिए 35% है और नेगेटिव 1/3 है। तो ये जानकारी मैंने संपूर्ण जानकारी बता दी, जिसमें मैंने टेक्निकल कनिष्ठ सहायक जो है उसकी सिलेबस बता दिया, क्या प्रोसीजर रहेगा, कितनी वैकेंसी, कितना उसको पेमेंट मिलेगा, और दूसरा संविदा लेखा सहायक, दोनों के बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी बता दी है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो या ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वैकेंसी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।